अरे डॉक्टर साहब, ये हम आपसे आज एक डिस्कशन है कि हमने जो शुगर कैन है आपको अभी सितंबर काश जो है आने वाला है। हम्म। तो सितंबर काश जो है उसमें ये है कि ज़्यादा जो फार्मर है उसकी फोकस होता है कि वो इसमें ज़्यादा पैदावार लेता है और ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करता है। हम्म। तो इसके मतलब हम आपसे एक फर्टिलाइज़र प्लान डिस्कस करना चाहते हैं और उसमें मकसद ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट हैं हम्म। वो हम क्योंकि सितंबर काश में ज़्यादा 18 महीने की फसल है, हम्म। तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उससे हम कंपेयर करके कम आपकी जो प्रोडक्ट है इसको कैसे हमारे इनपुट को कम कर कर सकती है। सकती है। तो तो इसके लिए मैंने पहले आपसे सिर्फ एक डिस्कस करना था कि इसमें बेसल डोज जो कहते हैं, हम्म। जो इंडिया में रिसर्च है या दूसरे जिन्होंने ये 2500 मन या 100 टन लिया है फर्टिलाइजर प्लान से, तो उसमें ये है कि वो 2 डीएपी रिकमेंड करते हैं, एक बोरी पोटाश बेसल डोज में, हम्म। फिर सल्फर 15 केजी और माइक्रो न्यूट्रन भी कोई 10 केजी इस तरह है। हम्म। तो इसमें ये है कि हम इस कॉस्ट को जो बेसल डोज है पहले पहले हम्म। स्टेप में वो कैसे कम करें, 2 बैग की बजाय हम कैसे करें कम उसको? अच्छा, ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल क्वेश्चन आपने ज्यादा कर दिया। सितंबर काश्त है, ये 15 महीने की क्रॉप है। हाँ जी। 15 से 16 हाँ महीने जी, की। हाँ जी। अच्छा, लंबी फसल है। पहला जो काम फार्मर करे वो इसमें इंटरक्रॉपिंग करे। ठीक है। अगर आपने देखें 15 महीने आपने फसल को सॉइल को एंगेज करना है ना, तो हुँ, फिर आपको इंटरक्रॉप लेनी है। न्यूट्रिशन थोड़ी सी बढ़ा दें। इंटरक्रॉप अगर आप सरसों लेते हैं 20 मन आ जाती है। हुँ। 7,000 रुपये 6,000 7 रुपये रेट है ही है। हाँ जी। 1,40,000 आपका सारा वो एक्सपेंस निकल आता है। हमने जी। खुद भी हम कर रहे हैं जी इंटरक्रॉपिंग। वेजिटेबल की इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। हुँ, शलजम है, हुँ, कैरेट है, लेकिन वो थोड़ा सा इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है। फिर ये चिकपी की हमारी यूनिवर्सिटी ने किया, तो उसकी भी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। वो सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है। तो इंटरक्रॉपिंग ये लाजमी करें। अच्छा, दूसरा आपने कहा जी कि फर्टिलाइजर जो बेसल डोज है, इसमें कोई शक नहीं सर कि लंबी फसल है, जैसे मेरी पहले भी वीडियो चल रही हैं, कि अच्छी जमीन की तैयारी बहुत जरूरी है शुगर केन के लिए, क्योंकि ये ना साल की फसल है और ये इसकी डीप रूटेड है। समटाइम कहा जाता है ये 4 मीटर तक भी चली जाती है। 4 मीटर तक अगर सॉइल अच्छा। बहुत अच्छी हो, लेकिन 2, 2.5, 3, 4 फुट तक तो ये नीचे जाती हैं अपनी रूट्स जो ना हुँ, खुराक और न्यूट्रिशन उठाने के लिए। तो जमीन की तैयारी के बाद जो बेसल फर्टिलाइजर है, डेफिनेटली सारी दुनिया रिकमेंड करिए 2 से 2.5 बोरी डीएपी जी, फी जी, एकड़। जी। लेकिन चूंकि एट दी एक्सपेंस ऑफ 25-30% फास्फोरस की एफिशिएंसी चूंकि थोड़ी होती है, तो मैं उसको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे बेहतर करना है। लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है ना, वो है आपकी फर्टिलाइजर की, वो फास्फोरस की बात करें तो वो तकरीबन है 50 से 55 किलो। ठीक है, तो 2 बोरी 46 किलो डीएपी दे रही है। तो तकरीबन। मीन 2 से 2.25 बैग तक आपका फास्फोरस पूरा हो जाता है, जिससे आप 2,000 मन को टच कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अलोन फर्टिलाइजर 2,000 मन नहीं ला सकता। उस फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी कितनी है कितना? आप इनहांस कर रहे हैं बायोलॉजिकली, हुँ, किसी ऑर्गेनिक सोर्सेस के साथ, वो चीज मैटर कर रही है। ठीक। तो आप डेफिनेटली 2.25 2 बोरी डीएपी बेसल डोज में हम दे रहे हैं। पोटाश 1 बोरी नीचे दे दें, एक और चाहिए। वो बाद में कहते हैं जी आप जून जुलाई में जब आपका मानसून का सीजन गुजर जाए तो तब आप दें। तो फास्फोरस चूंकि इमोबाइल है, वो बेसल में दे दें। पोटाश स्लाइटली मोबाइल है, ये भी मोबाइल है, ये भी शुरू में आधी दे दें, आधी बाद में देनी है। यूरिया स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बैग। हुँ, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है कि 4 सप्लेट में देनी है, या 3 में देनी है, या 5 में देनी है। ये सल्फर जो है वो उस वो 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 4 सप्लेट में किस तरह देनी है कि बेसल में डीएपी से आपको 9 9 18 किलो फास्फोरस यूरिया आ जाती है, शुरू में नहीं देते। सितंबर काश को भी जब हमने देना है तो सरसों को 1 बैग यूरिया देना है और कुछ नहीं देना। या कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर इंटर क्रॉप करते हैं तो नीचे 1 बोरी डीएपी दे देते हैं। एक तब जब मिट्टी चढ़ाते हैं फरवरी में मार्च में, वो इंटर क्रॉप को हार्वेस्ट करके पोटाश भी तब, तो बेसल में लोग डीएपी और बाद में 1 बोरा यूरिया दे देते हैं इंटर क्रॉपिंग की खुराक के लिए। तो बाद हम वैसे भी चाहते हैं कि स्लो रहे। फरवरी में जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो फिर हम इसको बूस्ट हाँ, करते हैं एक डीएपी के साथ, तब भी सप्लिट हो सकता है, और पोटाश के साथ और यूरिया के साथ, फिर आगे चलता रहता है। तो ये चीजें। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी जो बात हो रही है एफिशिएंसी की, सर एफिशिएंसी ये है कि आप इसके साथ कोई ऑर्गेनिक का सोर्स यूज करें। हुँ, आप डीएपी को लो ना यूज करें। ठीक। डीएपी में कोट करें ऑर्गेनिक मैटर को, अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक मैटर को ब्लेंड करें। हमारा यूनी सॉइल कंडीशनर है, 2 पीएच है। ये अगर डीएपी के साथ मिल जाएगा तो ये उस डीएपी की फिक्सेशन नहीं होने देगा।
ठीक। रोकेगा फिक्सेशन को। दूसरा, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी ना डिफ्यूजन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट है, वाटर डिपेंडेंट नहीं है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट है कि आपकी वहां पे सॉइल में अगर पीएच लो होती है तो वहां पे फास्फोरस ज्यादा हो जाएगी अवेलेबल, वो मूव करेगी पौधे की तरफ। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कहते हैं डिफ्यूजन बेस्ड फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है। सॉइल कंडीशनर की मौजूदगी में या यूनी ब्लैक गोल्ड की मौजूदगी में फास्फोरस का ग्रेडियंट डेवलप होगा और वो रूट को मैक्सिमम अवेलेबल होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, पौधे को ज्यादा मिली, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई। इसी तरह पोटाश भी फिक्स हो रही है, उसकी भी अवेलेबिलिटी किसी भी माइक्रोब के साथ, किसी भी लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर के साथ, लो पीएच की बात कर रहा हूँ मार्केट के नहीं, या लो पीएच जो यूनिसॉल कंडीशनर है उसके साथ आप इनहेंस कर सकते हैं। तो यूरिया तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ यूरिया को अलोन देना ही गुनाह है, यूरिया कभी भी ना दें, उसको बायोसल्फर के साथ कोट करके दें, फिर ही उसकी एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हैं जी। तो अब ये सल्फर जो है अगर वो 15 केजी दे रहे हैं बेसल डोज में, तो हम आपका जो बायोएक्टिव सल्फर के साथ उस सल्फर को मिलाएं, सर मैं बेंटोनाइट हाँ सल्फर। ये मैं बेंटोनाइट सल्फर मसला ये कि क्ले के साथ फिक्स है, सल्फर को देने का अब बेसल में मसला ये कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन है ना उसके लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए, वो हमारी सॉइल में एग्जिस्ट नहीं करती। सर्टेन कंडीशन मीन कि अच्छा ऑर्गेनिक मैटर, इस थायोबैसिलस की मौजूदगी, अच्छा उसके बाद एरेशन और आपका जो अच्छा मिक्सिंग है। अब जब फर्टिलाइजर या कोई क्रॉप लग जाती है तो ना आप एरेट कर सकते हैं, दोबारा हल नहीं चला सकते, मिक्स नहीं कर सकते, नमियाती मादा थोड़ा है। तो मेरे ख्याल में आप सॉइल में एलिमेंटल सल्फर या बेंटोनाइट सल्फर ऐड कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है, या उसको 1 महीना पहले अप्लाई करें और जमीन को कल्टीवेट करें और पानी लगाते रहें, थोड़ा सा गोबर ऐड कर दें, पानी लगाएं, 1 से 2 महीने पहले 15 से 20 किलो एलिमेंटल सल्फर या बेंटोनाइट दे दें, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं। लेकिन ये किसी के पास टाइम नहीं है, तो बुआई के वक्त इसको डालने का फायदा कोई नहीं। फिर उससे बेस्ट सोर्स है ये जो हमने आपको बायोएक्टिव सल्फर दे दिया कि आप ऑक्सीडाइज फॉर्म लेके, बायोसल्फर ऑक्सीडाइज फॉर्म है, अवेलेबल फॉर्म है, ये कथा नजर के जमीन में आपका थायोबैसिलस मौजूद है कि नहीं है, आपका सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है, आपकी सॉइल में मिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही, आपकी सॉइल में अच्छी एरेशन है कि नहीं है। जब आप बायोएक्टिव सल्फर ऐड कर रहे हैं तो फिर ये सल्फेट फॉर्म है और साथ में एच आइन, लो पीएच एच आइन है, ये आपका कथा नजर कि कोई चीज है, ये गारंटी के साथ ये इंस्टेंटली 24 से 48 घंटों में रिजल्ट देता है। कि सल्फर नो डाउट एज ए सल्फेट न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन सल्फर जब ऑक्सीडाइज होता है तो एच आयन निकलते हैं, वो एच आयन एज ए सॉइल पीएच रेगुलेटर भी चाहिए। वो जब आप एलिमेंटल या बेंटोनाइट से लेंगे तो नहीं होना, वो बायोसल्फर जब आपका पानी में जैसे जाएगा कि एच आयन और सल्फेट एज ए न्यूट्रिएंट, एच आयन एज ए सूडुलेंट, तो ये अपने सूडुलेंट का रोल प्ले करेगा इंस्टेंटली। अदरवाइज आप कहते हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन 90 दिन का प्रोसेस है, 90 दिन, वो भी जब आइडियल इन्वायरमेंट होगा, तो आइडियल इन्वायरमेंट 90 दिन कहां फसल को मिलना है। तो आप बेंटोनाइट या एलिमेंटल सल्फर ऐड करके सोचें कि ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये एज ए सूडुलेंट का। कितने केजी ये चाहिए होगा? बायोसल्फर हम 10 किलो तक फी एकड़ हम कहते हैं जी, जो जिस शुगरकेन क्रॉप में 10 किलो 4 या 5 स्प्लिट में 2-2 किलो करके यूरिया के साथ मिला दें, डीएपी के साथ मिला दें, ये जिस शुगरकेन की फसल में चला गया, मैं गारंटी से कहता हूं कि वहां पे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 40 नहीं 80 नहीं डबल हो जाएगी, 80% तक फास्फोरस की या पोटाश की या यूरिया की अवेलेबिलिटी होगी। और जब इतनी अच्छी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी तो जितनी मर्जी बम्पर क्रॉप ले लें। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी कॉकटेल है, वो अगर बेसल डोज में वो भी कहते हैं तो वो भी आपकी फ्लड की जा सकती सर इसमें यहाँ पे हमारा फार्मर जो ना सिर्फ मूंजी के ऊपर ही जिंक करता है जी, हमारी सॉइल डेफिशिएंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जिंक डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंट है, बोरान डेफिशिएंट है, इवन रीसेंट सर्वे में मैंगनीज भी डेफिशिएंट है। तो हमारा फार्मर बड़ी मुश्किल से अभी सिर्फ जिंक पे आया है, कुछ प्रोग्रेस है, ग्रो बोरान भी ऐड कर देते, लेकिन मुसीबत ये कि इनका खर्चा बढ़ा है। जब आप जिंक मार्केट से लेके आते तो 2500 रुपए का, 2.5 से 3,000 रुपए, कुछ कंपनी 4,000 की भी जिंक देंगे। तो 4,000 की जिंक जिसकी सिर्फ अवेलेबिलिटी 5% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बाकी 90 मोर देन 90% फिक्स होनी है, और फिर बोरान आप ऐड करवा देते हैं 2,000-2,500 का, वो भी फिक्स होना है 90% से ज्यादा। तो आप 4 से 6,000 रुपया सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट पे ऐड कर रहे हैं, 4 से 6,000 2 न्यूट्रिएंट पे ऐड कर रहे हैं। तो 2 न्यूट्रिएंट पे जब ऐड कर रहे हैं, इतना ज्यादा खर्चा, उसकी अवेलेबिलिटी 5% है, तो फिर उसका सोल्यूशन मैं यही देता हूं कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर लें, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल लें। माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल में जिंक है, कॉपर है, बोरान है, मैंगनीज है, निकल, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट है। तो वो जो 6,000 रुपए खर्चे की बजाय आप 2.5 से 3,000 रुपए में आप शुरू में 4-5 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल फ्लड कर दें, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपसे शुगरकेन के टिलर ही नहीं समझ आएंगे, क्योंकि ये शुरू में चाहिए, एंजाइमेटिक रेगुलेशन कर रहा है, स्ट्रेस को रेगुलेट कर रहा है, ये चिलेटेड है, ये भी अमोनिया चिलेटेड है, लोकल रेसिपी है,
इकोनॉमिकल है सबसे बढ़कर जी। माइक्रो न्यूटन में 8, 6, 7, 8 हजार रुपए का खर्चा इकोनॉमिकल बनता ही नहीं, वो वाइज बनता ही नहीं है। 2,500-3,000 में सारे माइक्रो न्यूटन पूरे होने चाहिए, जो कि किसी कंपनी ने फार्मर को नहीं देने। ठीक है। वो सिर्फ माइक्रो न्यूटन कॉकटेल की फॉर्म में मिलने हैं। वो इंशाल्लाह आपके पास ब्रोशर भी है, हम दिखा भी देंगे अपने नाजरीन को। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसके बाद कहते हैं जी अब 30 डेज गुजर जाते हैं तो आप एक बैग यूरिया इस्तेमाल करें, फिर 45 डेज के बाद एक बैग करें, तो स्प्लिट मिस तरह करें, तो उसके साथ फिर बायोएक्टिव सल्फर मिला दिया जाए हर सर बैग इसमें, के साथ। हाँ इसमें फिर अगर इंटरक्रॉप किया तो लोग सिर्फ एक यूरिया देते हैं सिर्फ, बाकी मैंने कहा फरवरी में अगर चढ़ाते हैं इंटरक्रॉप हाँ। करते हैं तो, हाँ हाँ अगर वही, नहीं करते तो फिर अगर नहीं करते तो फिर आपकी, फिर वो डिपेंड करता है कि आपने शुगर केन को कैसे लेके जाना है। आप चाहते हैं कि इसको अर्ली सोइंग करना है, शुगर केन में आप गुड़ बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर है हम मिल का इंतजार तो नहीं कर सकते नवंबर तक ना, तो फिर आप चाहते हैं कि हम इसको जुलाई अगस्त में रेडी कर लें, तो फिर आप इंटरक्रॉप की बजाय फिर अपना न्यूट्रिशन प्लान दें। डेफिनेटली आप इसको यूरिया अर्ली देंगे, यूरिया को बायोसल्फर के साथ देंगे, 4 से 5 बैग यूरिया आप वो पहले 40 दिनों में, फिर 45 नहीं, फिर आगे 20 या 15 से 20 दिन के वक्फे के साथ 5 बैग पूरे करेंगे, और आप फरवरी मार्च तक इसकी पूरी नाइट्रोजन की न्यूट्रिशन भी पूरी करेंगे फरवरी मार्च तक। फिर आगे पोटाश, और आपका अगस्त में इंशाल्लाह शुगर केन ये सितंबर का रेडी हो जाएगा, और अगस्त में फिर आपके पास बड़ा ही मौका है, आप उसको जूस के लिए दे दें, आप उसका गुड़ बना लें, आप उसकी अगर अच्छी वैरायटी है तो गंडेरी के लिए दे दें, फिर वैल्यू एडिशन है, फिर मिल की तरफ ना जाए, फिर 15 महीने नहीं, आपकी क्रॉप भी 12 महीने की हो जाएगी, आपको 3 महीने का एजीबी मिलेगा, प्रीमियम रेट मिलेगा। तो ये तो बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी अगर फार्मर अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर साहब एक वो कहते हैं कि जी आप जो है ये कैल्शियम नाइट्रेट, अब जहाँ हमारा पीएच इतना ज्यादा है तो वहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होते हैं, तो उसमें आप रिकमेंड करते हैं जबकि हमारा पीएच 8.5 है। ये यहाँ पे हाँ जी नाइट्रोजन के सोर्स पे ना बड़ी बहस होती है जी। नाइट्रोजन का सोर्स देखें, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में एनहाइड्रस अमोनिया सबसे ज्यादा यूज होता है, 80% नाइट्रोजन है। हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट है, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मेरा अभी भी मानना है कि जो नाइट्रोजन का सबसे बेस्ट सोर्स है ना वो यूरिया है, अगर फार्मर को इस्तेमाल करना आ जाए। वो अनस्टेबल जरूर है, यूरिया अनस्टेबल है, पानी लगती है हाइड्रोलिसिस हो जाती है, 24 से 48 घंटों की गेम है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, उसके प्रोसेस को, अमोनिफिकेशन को, नाइट्रिफिकेशन को, पौधा अमोनिया और नाइट्रेट अपटेक करता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होकर हवा में चली जाती है। अगर आप यूरिया को मैनेज कर सकते हैं या मैनेज करना आ जाए ना, तो इससे अच्छा नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर नहीं है। 40% सर नाइट्रोजन, आप 21% को कैसे इकोनॉमिकली कंपेयर कर सकते हैं यूरिया के साथ? अमोनियम सल्फेट में 21% है, आप अमोनियम नाइट्रेट में 26% है। आप कभी भी इन दोनों फर्टिलाइजर को यूरिया के पैरेलल नहीं ला सकते हैं न्यूट्रिएंट वाइज। यूरिया सुपीरियर है, लेकिन यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो वो बायोएक्टिव सल्फर के साथ कोट करें। वो कभी भी सर, शुगर केन एग्जॉस्टिव क्रॉप है, आप मक्की और शुगर केन की हंगर, नाइट्रोजन की हंगर कभी भी अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट से पूरी नहीं कर सकते। 21 या 26% वो यूरिया से होनी है, लेकिन उस यूरिया को इस्तेमाल करें बायोएक्टिव सल्फर के साथ कि उसकी वोलेटिलाइजेशन ना हो, उसकी प्रोसेस स्लो हो, अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन स्लो हो, क्योंकि बायोएक्टिव सल्फर की मौजूदगी में जो एच आयन और सल्फेट हैं, ये दोनों पौधे यूरिया के प्रोसेस को स्लो करते हैं। अमोनिया वोलेटिलाइजेशन को रोकते हैं, एच आयन से ये अमोनियम बन जाता है, पौधे को अवेलेबल होता है। सल्फेट की मौजूदगी नाइट्रिफिकेशन का इनहिबिटर के तौर पे काम करती है, जिससे नाइट्रेट स्लो बनते हैं। तो ये स्लो बनने से पौधा अमोनिया भी मैक्सिमम अपटेक करता है, अमोनिकल फॉर्म नाइट्रेट भी अपटेक करता है, और डेफिनेटली ये देर तक अवेलेबल है। देर तक अवेलेबल के साथ ये प्लेंटी यानी रिच सोर्स है नाइट्रोजन का। तो यही फसल का पेट भर सकता है कमाद का, कि 4 से 5 बैग यूरिया दें, लेकिन विद बायोसल्फर कोट करके दें। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरा एक आखिरी सवाल है, क्वेश्चन है कि भी जो ये हैं जो स्प्रे हैं, फॉलियर स्प्रे, वो कहते हैं जी इसमें मतलब 4 से लेके 6 करें माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस एनपीके जो भी है, लेकिन फिर बायोएक्टिव वाली बात फिर वहां भी आएगी क्या? ये हाँ, ये देखें जी, लंबी फसल है, शुगर केन क्रॉप सारे सीजन एंजॉय करता है। जी जी बिल्कुल, बहुत लंबी, ये एक 12-15 महीने की क्रॉप है, जी जी, तो ये सारे अगर क्रॉपिंग सीजन एंजॉय करता है तो डेफिनेटली कभी सर्दी है उसकी स्ट्रेस है, कभी गर्मी है उसकी स्ट्रेस है। जी तो देखिए, फोलियर सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी सॉइल जो है ना वो सपोर्टिव ना हो न्यूट्रिएंट के लिए, यानी आपकी सॉइल न्यूट्रिएंट नहीं दे रही, सॉइल में न्यूट्रिएंट फिक्स है, सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बायोडायनामिक प्रोडक्ट, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर या बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये सॉइल की कंडीशन को इतना फैसिलिटेट कर देता है कि पौधे को गर्मी सर्दी जैसी मर्जी स्ट्रेस हो, पौधे की न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं रुकती। तो आप वेस्ट डिकम्पोजर को फ्लड कराएं, बायोएक्टिव सल्फर, पीएच की बहुत बड़ी स्ट्रेस है हमारी सॉइल्स में, वो उसको अप्लाई करवाएं। तो
आपकी सॉइल से सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, फोलियर एक एडिशनल है, एक एडेड है, डेफिनेटली फोलियर का बेनिफिट है, इसमें कोई शक नहीं कि जहर अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल आपने 5 लीटर देना है तो वो 4 लीटर, खर्चा नहीं बढ़ाना, वो 5 को 4 पे ले जाए और 1 लीटर की 2 स्प्रे कर दो। फिर अपना फोलियर सप्लीमेंट में कभी भी मार्केट से अमोनिया, कभी भी नाइट्रोजन का एनपीके का फोलियर सप्लीमेंट कभी भी मार्केट से ना ले, महंगा 1000, 1200, 1500 का, इवन जो मल्टीनेशनल कंपनी 2000 से ज्यादा उनका सप्लीमेंट है। तो अपना फोलियर सप्लीमेंट बनाए, 1 किलो यूरिया, 1 किलो डीएपी, 1 किलो पोटाश, सिंपल, और वेस्ट डिकम्पोजर ड्रम से 10 लीटर ले लें जो मल्टीप्लाई हुआ हुआ, ये सारा ही खर्चा 500-600 रुपए बनता है, यानी 10 लीटर ये सारा 200 लीटर ड्रम में नहीं, ये 200 लीटर ड्रम से आप 10 लीटर ले लें डिकम्पोजर, ठीक है, वो 3 किलो, 1 किलो यूरिया, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश, वो ऐड कर दें, इसको 100 लीटर पानी में स्प्रे करवा दें। ये 700-800 रुपए का स्प्रे आपको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के स्प्रे से ज्यादा बेनिफिट देगा। तो कहने का मकसद कि आप कॉकटेल इकोनॉमिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर है, वो 1 लीटर बचा के कर लें, बाकी एनपीके का सप्लीमेंट खुद बनाएं, मार्केट से ना लें, और डेफिनेटली 1 से 2 करेंगे तो एडेड बेनिफिट होगा, यानी ये कमाल हो जाएगा। देखिए, हम फोलियर तो तब करते हैं जब सॉइल से सप्लाई नहीं आती, लेकिन अगर आप चूंकि बायोडायनामिक प्रोडक्ट हमारे यूज करें, बायोसल्फर यूज करें, वेस्ट डिकम्पोजर फ्लड करें, ये सॉइल से सप्लाई भी नहीं रुकेगी, और ऊपर से ये फोलियर माइक्रो का और एनपीके का वेस्ट डिकम्पोजर के साथ हो जाए, ये तो फसल इंशाल्लाह 2000 क्रॉस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी तो बहुत कमाल किया कि आप फोलियर का एडेड, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट को एडेड करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हायर यील्ड, और फार्मर को लेना चाहिए, लेकिन उसका अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके मार्केट से नहीं, खुद बनाएंगे सारी चीजें। थैंक यू।